नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका द फ्लुएंट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बिहार। इसके द्वारा जो है हर दिन प्रतिदिन जो है विद्यालयों के लिए चेतना सत्र का कार्यक्रम जो आयोजित होता है उसके लिए मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप अभी भी विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि विद्यालयों में आप चेतना सत्र में ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए वर्ग 1 से 8 के लिए 25 सितंबर 2025 का जो चेतना सत्र मटेरियल है उसकी बात करते हैं जी। बात करते हैं आज के दिन की। आज का जो दिन है 25 सितंबर 1914 के समय में ये चौधरी देवीलाल इनका जन्म हुआ था। कौन है ये हरियाणा के सिरसा जिले में इनका जन्म हुआ और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा राज्य के जन्मदाता, राष्ट्रीय राजनीति के भीष्म पिता इनको कहा जाता है। करोड़ों भारतीयों के जननायक थे। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, नाम है चौधरी देवीलाल। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 25 सितंबर 1914 ईस्वी को। कहाँ पे? हरियाणा में। उसके अलावे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नाम तो सुना ही होगा आपने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जन्म 25 सितंबर को ही हुआ था 1916 ईस्वी में, मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित जी जो थे ये प्रखर विचारक थे, उत्कृष्ट संगठनकर्ता थे और साथ ही साथ एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी पूरी जीवन जो है अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। ठीक है, 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और ये इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही साथ प्रोफेसर सतीश धवन, ठीक है ना, सतीश धवन जो है इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था और ये भी 25 सितंबर 1920 को ही हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक थे। आपको तो याद ही होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही सारे के सारे विमानों, अभी जितने भी मतलब रॉकेट प्रक्षेपण होता है सभी इसी जगह से होता है। तो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है सतीश धवन का। और सतीश धवन जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं आज के विचार की। आज का विचार है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ, सही बात है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, अगर आप आलस्य नहीं करते हैं तो इस चीज़ का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वही सबसे बड़ा धन है और अगर आप अज्ञानी हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। 1 से 8 क्लास के बच्चों के लिए जो आज का सामान्य ज्ञान है, 1 to 5 वाले बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान है जी कि सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। जैसा कि आपको पता है 8 ग्रह हैं। जो ग्रह क्या होते हैं? सूरज जो तारा है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उन्हीं को ग्रह कहते हैं। और टोटल अभी ग्रहों की संख्या जो है हमारे सोलर सिस्टम में वो 8 है। अब ये क्वेश्चन है कि सबसे नजदीक वाला कौन है, तो सबसे नजदीक वाला बुध है। ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइए सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है। नालंदा विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, बिहार का बहुत ही पुराना और आप यूं कहें कि भारत के भी पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है। बिहार में सिर्फ नालंदा ही नहीं, इसके साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। ठीक है ना, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है जी? ये भी बिहार में ही है। महाकाव्य है मेघदूत। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा, कालिदास।
ये थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा 6 to 8 के बच्चों के लिए। कालिदास ने सिर्फ मेघदूत ही नहीं लिखा था, इसके अलावे रघुवंशम भी लिखा था, कुमार संभवम भी लिखा था, ठीक है ना, कुमार संभवम भी लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, ठीक है ना। कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ऋतु संहार एक पुस्तक है, वो भी कालिदास की ही पुस्तक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर है जी अश्कड़वी। अश्कड़वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। आपका दूसरा क्वेश्चन आज का है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो कमेंट करके बताइए। ऐसे तो विटामिन बी में बहुत सारे उसमें हिस्से हैं, विटामिन B1, B2, बी ऐसे करके आता है, B6, B12, बहुत सारे उसमें कंपोजिशंस हैं विटामिन में। लेकिन मैं एक जनरली बी या B1 जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा विटामिन, वो कौन सा उससे रोग होता है अगर उसकी कमी हो जाए, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। हम सभी जानते हैं कि रक्त जो है, ब्लड जो है, उसका रंग लाल होता है। बताना है आपको कि इसका रंग लाल किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा जी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो हीमो मतलब होता है लोहा, ठीक है ना, और ग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, मतलब लोहे की मात्रा होती है और प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। चलिए थोड़ा सा जीके के बाद चलते हैं थोड़ा तर्क ज्ञान, थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन के ऊपर। 2, 3, 5, 7, 11, तो इसके बाद वाली संख्या क्या है, ये 1 to 5 के बच्चों के लिए क्वेश्चन है। तो देखिए 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं रिपीट हो रही हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है, वैसी संख्या जिसमें एक और सिर्फ उसी संख्या से भाग लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 अभाज्य है, 3 के बाद अगर 4 देखेंगे तो 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 में 1 और 4 के अलावे 2 से भी भाग लगता है, तो 4 अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब जिसमें 2 ही से भाग लगेगा, या तो 1 से, नहीं तो उस खुद इसी संख्या से। तो 2 के बाद 3 अभाज्य है, 3 के बाद 4 नहीं है तो 4 को स्किप किया गया है, 5 लिखा गया है, 5 के बाद 6 अगर आप देखें तो ये भी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। मतलब इसमें भी 1, 3 और 6 से भाग लगता है, तो ये अभाज्य नहीं है, इसलिए 6 को छोड़ दिया गया है। 7 है अभाज्य, 8 को छोड़ा गया है, 9 को छोड़ा गया है, क्योंकि 9 में भी 1 और 9 के अलावे 3 से भी भाग लगता है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 10 स्किप किया गया है, 11 लिखा गया है, तो 11 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 13। आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझको कि 13 के बाद अगली वाली कौन सी होगी, तो बताइए 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है। दूध ये गाय से मिलती है, तो ऊन किससे मिलता है, ये क्वेश्चन है जी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये भेड़ इसका सही जवाब है। ये लिखा हुआ यदि बॉल जो है इसको GBMM CBMM लिखा गया है, तो गेम को किस तरीके से लिखेंगे, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है। देखो B को 1 बढ़ा के C लिखा गया, A को 1 बढ़ा के B लिखा गया, L के बाद M आता है, L के बाद M, मतलब एक एक जो है पोजीशन बढ़ाया गया है। तो अब भी इस गेम को कैसे लिखेंगे, आप भी इसको एक एक पोजीशन बढ़ा दीजिए। G के बाद H, A के बाद B, M के बाद N और E के बाद F, एक एक पोजीशन बढ़ जाएगा, तो फिर ये आपका सही जवाब आ जाएगा। रीजनिंग में बस यही सब थोड़ा देखना होता है। एक व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर चला और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो बताना है कि अब वो किस दिशा में है। देखिए दिशाएं 4 होती हैं, ये आपका है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। मतलब ये पूरब है,
ये दक्षिण है, ये नॉर्थ है, उत्तर है, और ये पश्चिम है। अब वो व्यक्ति दक्षिण की ओर चला है, मतलब दक्षिण जो है वो किधर, नीचे के साइड में चला है, और दक्षिण जा रहा था और फिर वो अब किधर मुड़ गया, दाहिने ओर मुड़ गया। ठीक है, तो अगर आप जो है दक्षिण जाओगे और दक्षिण से आप अगर दाहिने के साइड में मुड़ जाओगे तो आप किधर मुड़ जाओगे, इस साइड में मुड़ जाओगे, यही आपका दाहिना होगा ना। आप दक्षिण के तरफ खड़े होके मुड़ के देख लीजिए, तो कौन सी दिशा इधर है, इस साइड में पश्चिम है जी, तो पश्चिम सही जवाब है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, आपको भी पता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 2 कोण हमको दिए गए हैं, तीसरा वाला बताना है। तो आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, 7th के स्टूडेंट हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 60, 50, 110 है, तो तीसरा 70 होगा, तभी 180 डिग्री पूरेगा। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी बात कर लेते हैं। बो मतलब झुकना भी होता है और बो मतलब धनुष भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनकी लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम होती है या स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग में अंतर होता है, उनको होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है जी, राइट मतलब सही होता है और राइट मतलब दाहिना भी होता है। निशा का क्या मतलब होता है, निशा मतलब रात होता है और उषा मतलब सुबह होता है। ठीक है जी। वेल, वेल मतलब अच्छा और वेल मतलब कुआं। रो मतलब पंक्ति भी होता है और रो मतलब नाव भी नाव चलाना भी होता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु भी होती है, ऑब्जेक्ट मतलब आपत्ति करना, ऑब्जेक्शन आपने सुना होगा, तो वो भी होता है। ठीक है। हिंदी की बात करते हैं। कृत्रिम का मतलब बनावटी होता है, सद्गुण का मतलब अच्छा गुण होता है, याचना का मतलब मांगना होता है। तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था याचना नहीं अवड़न होगा। ये है प्रेरक प्रसंग आज का, पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए।